जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंग्रेजों की बंगाल विजय के अभियान के बारे में बात की थी और विशेष तौर पर हम लोगों ने प्लासी के युद्ध पे चर्चा की। प्लासी के युद्ध के बाद हम आज बात करने वाले हैं बक्सर के युद्ध की। कुछ इतिहासकार जो हैं वो प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्व बक्सर के युद्ध को देते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि बक्सर का युद्ध क्या था, कब हुआ था, अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले कौन थे, भारतीय तरफ से कौन इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था, और अंत में फिर बात करेंगे कि क्यों इतिहासकार बक्सर के युद्ध को प्लासी के युद्ध से ज्यादा महत्व देते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के कारणों की। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के कई सारे कारण रहे हैं, लेकिन हमें वो पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है जिसने ये परिस्थिति बनाई है। बक्सर के युद्ध का जो हीरो आप बोल सकते हैं वो मीर कासिम रहा। लेकिन ये मीर कासिम क्या व्यवस्था थी, कैसे आया था, पहले उस पर बात करना जरूरी है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि प्लासी के युद्ध में क्लाइव की सेना ने मीर जाफर से संधि करके उसे सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी टीम में भर्ती कर लिया था। कहीं ना कहीं मीर जाफर व्यक्ति तो सिराजुद्दौला का था, लेकिन लड़ाई कर रहा था या व्यवस्था कर रहा था अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों ने उसे तोहफा भी दिया। मीर कासिम जो रहा वो दामाद था। याद रखिएगा, मीर कासिम कौन है? दामाद है किसका? मीर जाफर का। और मीर जाफर कौन है वो आप लोग जानते हैं। मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बना। कब बना मीर जाफर नवाब? तो प्लासी के युद्ध के बाद। इसमें कहीं ना कहीं इन सब की सहायता से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता और अपनी शर्तों के हिसाब से मीर जाफर को जो है वो अगला नवाब बना दिया था। अब मीर जाफर को नवाब अंग्रेजों ने बनाया था, उसका एक अपना कारण था। अंग्रेजों ने इसलिए मीर जाफर को नवाब बनाया था कि एक तो ये है कि उसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध में एक व्यवस्था बनी थी अंग्रेजों के लिए। दूसरी बात यह थी कि अंग्रेज बंगाल में अपना कठपुतली शासक चाहते थे। ये वो व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज कहें बैठ जा तो बैठ जाना, खड़े होने का कहें तो खड़े हो जाना है। तो ऐसा व्यक्ति मीर जाफर बन सकता था और इसीलिए मीर जाफर को नवाब भी बनाया। लेकिन जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया तो मीर जाफर को प्रारंभ में अंग्रेजों की स्थिति की मंशा की कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना कि एक ज्ञान नहीं था कि अंग्रेज किस हद तक लालची हो सकते हैं, किस हद तक मीर जाफर का शोषण कर सकते हैं। भाई, शुरू में अंग्रेजों की सहायता से मीर जाफर नवाब तो बन गया और नवाब ने यह भी कबूल कर लिया कि भाई मैं सालाना जो है अंग्रेजों को पैसा भी देता रहूंगा। लेकिन अंग्रेजों की जो पेट था वो भरने वाला नहीं था। पेट इनका कोट था भाई, भरने वाला नहीं था। नौबत ये आ गई कि मीर जाफर अंग्रेजों को पैसा देते थे, खुद परेशान हो गया। भाई कितना पैसा दूं तुमको, मांगते ही जा रहे हो, मांगते ही जा रहे हो, मांगते ही जा रहे हो। अंत में हुआ ये कि मीर जाफर नाटक करने लगा और अंग्रेजों ने यहीं पर देख लिया कि भाई मीर जाफर हमें ज्यादा फायदा नहीं दे पा रहा है, तो व्यवस्था बदलना पड़ेगी। तो व्यवस्था बदलकर क्या किया, इसके दामाद मीर कासिम जो है, याद रखिएगा, मीर कासिम जो है इसको अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। मीर कासिम के साथ भी एक संधि की गई, जिस प्रकार से मीर जाफर के साथ व्यवस्था किसी वैसी। मीर कासिम के साथ संधि की और मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम से भी अंग्रेज जो थे वो थोड़ा थोड़ा पैसा शुरू से लेने लगे थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को तो मतलब था पैसे से। पहले मीर जाफर से ले रहे थे, मीर जाफर नहीं दे पाया तो फिर उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया, मीर कासिम से पैसा लेने लगे। लेकिन मीर जाफर और मीर कासिम दोनों के व्यक्तित्व में एक अंतर देखने को मिलता है। अंतर ये देखने को मिलता है कि मीर कासिम एक युवा व्यक्ति था जिसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन शासन का कौशल था। ये आगे की सोचकर चलता था। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बड़ा सोचना चाहिए। मीर कासिम भी ऐसा बड़ा सोचने वाला ही व्यक्ति था। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं ना तो आपके अंतर मन में वो विचार आएगा ही नहीं। और जब आप बड़ा सोचेंगे नहीं, अंतर मन में विचार आएगा ही नहीं, तो आप बड़ा बनने के लिए, बड़े को पूरा करने के लिए प्रयास कैसे शुरू करेंगे। तो ये समझिए कि अगर आपको बड़ा बनना है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको अमीर बनना होता है, तो अमीर बनना है तो अमीर बनने का ख्वाब देखिए, बड़ा सोचिए। ये बड़ा सोचेंगे, अंतर मन में ये बात जाएगी, संदेश जाएगा। क्या संदेश जाएगा? कि हाँ, बड़ा करना है। और अंतर मन फिर आपके दिमाग को आदेश देगा, सोचो कैसे बड़ा बनना है। और फिर दिमाग को संदेश पहुंचेगा और दिमाग फिर उसमें अपनी तरकीबें लगाएगा,
खोजेगा तरक्की के, क्या खोजेगा कि कैसे बड़ा बना जाए, और फिर आपको तरह तरह के आइडियाज आएंगे, उस आइडिया के तहत आप तरह तरह के नए कदम उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सोचना जरूरी है। क्लियर? तो हमेशा बड़ा सोचिए। यहां पर मीर कासिम ने बड़ा सोचा था। मीर कासिम ने सोचा था अभी तो हम नवाब बन जाते हैं। प्रारंभ में अंग्रेजों के हिसाब से काम करता, लेकिन मैंने कहा कि एक रणनीतिक कौशल वाला व्यक्ति था, इसके अंदर दूरदर्शिता थी। मीर कासिम सोचे बैठा था कि भाई नवाब के तौर पर काम करना शुरू करूंगा, लेकिन इसके अंदर मौजूद क्वालिटी के कारण इसने कुछ सुधार करना प्रारंभ कर दिए। वो सुधार में कहीं ना कहीं इसके प्रशासनिक सुधार सामने आते हैं। प्रशासनिक सुधारों में मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया? अपने प्रशासनिक सुधारों में मीर कासिम ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कहीं ना कहीं व्यवस्था को बदलना शुरू किया। व्यवस्था को बदलना शुरू किया, इसमें इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। पहले जो इस क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी वो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। अब मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी, जिसको लेकर अंग्रेजों की पूरी नजर रहती थी। राजधानी में ही राजकोष होता था, राजधानी में ही मुख्य सेना होती थी। इस प्रकार से सेना हो या राजकोष हो, हर एक चीज पर किसकी नजर रहती थी? अंग्रेजों की नजर रहती थी। इस बात को मीर कासिम ने समझा और उसने क्या किया? मुर्शिदाबाद से राजधानी ले गया कहां? मुंगेर। अब देखिए, ऐसे देख सकते हैं, मुंगेर इधर है और मुर्शिदाबाद जो है बहुत इधर है, तो राजधानी पीछे की तरफ ले गया, अलग ले गया अंग्रेजों की नजर से, राजकोष को अलग ले गया। अब राजधानी बदलकर एक कदम उठाया। दूसरी बात इसने किया, सेना का पुनर्गठन। भाई ये जानता था कि अंग्रेजों की सेना एक आधुनिक सेना है, नए प्रकार के हथियारों से लैस सेना है, नए प्रकार की ट्रेनिंग की हुई सेना है। अगर हम अंग्रेजों को पीछे करना चाहते हैं, अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, तो हमें सेना के तहत उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसने सेना का पुनर्गठन करना शुरू किया गया। आधुनिक हथियारों से लैस फ्रांसीसी पद्धति पर कहीं ना कहीं इनकी सहायता से इसने क्या किया है? सेना का पुनर्गठन करना शुरू किया, वो भी एक अलग रूप में, अलग हटके, अंग्रेजों की इसकी खबर भी नहीं थी। तीसरी बात, इसने राजस्व व्यवस्था में भी कई सुधार किए थे। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए इसने अपने आप को इन्वॉल्व किया इस सिस्टम में। मीर जाफर जैसे लोग इन्वॉल्वमेंट करना ही नहीं जानते थे। भाई तुमको पता होगा, तुम्हारी सोच अच्छी होगी तभी तो तुम इन्वॉल्वमेंट करोगे ना। तुम्हारा कोई दूरदर्शिता ही नहीं है, तुम एक प्रकार से कठपुतली बनकर रहना चाहते हो, तो भाई कुछ नहीं हो सकता उससे। तो मीर कासिम में दूरदर्शिता थी। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने राजस्व व्यवस्था में सुधार के तरफ कदम बढ़ाया और अपने आप को इन्वॉल्व किया। जो हिसाब किताब होता था ना, उसकी व्यवस्था को खुद मीर कासिम देखता था। सोचिए, हिसाब किताब को मीर कासिम देख रहा है। इससे जो नुकसान होता था, जो करप्शन होता था, उसमें कमी आई और इस वजह से किसकी व्यवस्था में? अंग्रेजों के पास पहुंचने वाले पैसे में भी कमी आई। तो मीर कासिम ने क्या किया? राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, खुद हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया था। अब यहां पर ये तो इसके सुधार थे। कहीं ना कहीं जो मीर कासिम रहा, उसने ये सब काम किए। जैसे जैसे करके मीर कासिम स्ट्रांग होता जा रहा था, वो खुले तौर पर अंग्रेजों के समक्ष आता जा रहा था। धीरे धीरे करके अंग्रेजों को उसकी गतिविधियां पता चलती जा रही थी और कहीं ना कहीं जैसे पता चलती जा रही थी, तो उसी क्रम में हम एक और चीज देखते हैं कि मीर कासिम ने अंग्रेज बंदियों को हत्या करवा दी थी। भाई अब आप क्या कर रहे हो? स्ट्रांग होते जा रहे हो, आप लड़ने की स्थिति में आ रहे हो धीरे धीरे करके। तो मीर कासिम ने कुछ घटना ऐसी की कि अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी थी। कहीं ना कहीं जब हत्या करवा दी तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद ये देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो मीर कासिम है, उससे कहीं ना कहीं जो कंपनी के कर्मचारी थे, उनका अनुचित व्यवहार भी था। तो कंपनी के कर्मचारी गलत अनुचित व्यवहार करते थे, जिसने कहीं ना कहीं इस युद्ध की तरफ कदमों को और आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। कहीं ना कहीं ये हुआ कि इन्हें एक दस्तक प्राप्त थी। अब इन्हें जो दस्तक प्राप्त थी, उसके तहत इनको व्यापारिक छूटें प्राप्त थी। किसको? अंग्रेजों को। और जो व्यापारिक छूट प्राप्त थी, तो यहां पर यह देखने को मिला कि आपको व्यापारिक छूट है तो किसको है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को है। लेकिन इस व्यापारिक छूट का प्रयोग कौन कर रहा है? कर्मचारी वर्ग भी कर रहे थे।
अब सोचिए जरा सा कि व्यापारी वर्ग तो ठीक है, कर्मचारी भी इसका दुरुपयोग करेंगे तो क्या नुकसान होगा, राजस्व की हानि होगी कि नहीं होगी। तो बड़े स्तर पर बंगाल के इस क्षेत्र को राजस्व की हानि हुई। दूसरी तरफ मीर कासिम नजराना समय समय पर अंग्रेजों को दे ही रहा था, तो नजराना भी दें और यहाँ पर नुकसान भी पाए तो पैसा लाएंगे कहाँ से, तुमको देना पड़ता है बहुत सारा पैसा। तो ऐसे में मीर कासिम ने कहा कि भाई इस दुरुपयोग को क्या करो, बंद करो। अब कर्मचारी लोग फ्री ट्रेड की सुविधा का यूज नहीं करेंगे, ये केवल पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही है, तो याद रखना है। तो कहीं ना कहीं यहां से अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने ये दुरुपयोग बंद नहीं किया, तो मीर कासिम ने एक और कदम उठाया जो अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल इस प्रकार से दिखता है कि आपने सांप के दुम पे पैर रख दिया हो। कैसे कि यहां पर देखने को मिला कि ब्रिटेन के जो कर्मचारी थे उन पर बिल्कुल व्यापार का शुल्क नहीं लग रहा था, वो फ्री ट्रेड कर रहे थे। तो फ्री ट्रेड कर रहे थे तो फ्री ट्रेड के कारण कहीं ना कहीं उनकी जो वस्तु थी, जो बाहर की वस्तु थी, वो सस्ती हो जा रही थी। सस्ती हो जा रही थी तो उसकी बिक्री ज्यादा हो रही थी, और बिक्री ज्यादा हो रही थी तो जो भारतीय वस्तुएं थी वो भारतीय वस्तुएं पिछड़ते जा रही थी। तो एक प्रकार से यहां पर भारतीय व्यापार पिछड़ते जा रहा था, बर्बाद होता जा रहा था। और आप भारतीय व्यापार के पिछड़ने का कारण किस रूप में भी देख सकते हैं। एक कारण यह भी था कि ब्रिटेन के लोग बिना टैक्स, बिना कर दिए व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी वस्तु सस्ती है। कारखानों में वस्तु बनकर आती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, फिनिशिंग के साथ आती थी तो बिकती भी ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय वस्तु इसकी तुलना में जो थी वो महंगी हो रही थी। भाई इनको सस्ता पड़ रहा है और हमारी वस्तु महंगी होती जा रही है, तो जो महंगा होगा वो कम बिकेगा, तो भारतीय वस्तुएं जो थी वो कम बिकती थी। और ऐसे में हमारा जो व्यापार था, हमारी जो कला थी वो खत्म होती जा रही थी। यहां पर मीर कासिम ने कदम उठाया। उसने क्या किया, भारतीयों के लिए भी फ्री ट्रेड कर दिया। इसने कहा कि जो भारतीय हैं वो भी क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, उनसे भी नहीं लेंगे हम लोग। अब जब भारतीय भी फ्री ट्रेड करेंगे तो भारत की वस्तु भी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी, लेकिन गुणवत्ता तो भारतीय वस्तु की शुरू से ही अच्छी रही है। तो ऐसे में जब भारतीय वस्तु भी सस्ती हो जाती तो बहुत ज्यादा बिकती तो इस वजह से अंग्रेजों को क्या हुआ, राजस्व में, उनके फायदे में, व्यापार में घाटा होने लगा। तो यहां पर अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों से लीजिए कर, हम लोग कर नहीं देंगे। भाई ये भाई होती है क्या, कासिम ने क्या किया, भारतीयों से भी हटा दिया। जब भारतीयों से कर हटाया तो भारतीयों की वस्तु सस्ती हो गई, सस्ती हो गई तो बिकने ज्यादा लगी, अंग्रेजों की वस्तु कम बिकने लगी, अंग्रेजों का लाभ कम हो गया, अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कासिम से कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। कासिम नहीं माना तो उन्होंने क्या किया, कासिम को पद से हटा दिया, नवाब के पद से हटा दिया, और वापस किसको नवाब बना दिया, पुनः मीर जाफर को नवाब बने। तो मीर जाफर जो है वो पुनः बंगाल का नवाब बन जाता। अब देख रहे हैं आप, पहले मीर जाफर को नवाब बनाया, फिर कासिम को बनाया, फिर जाफर को, फिर कासिम को। ये व्यवस्था जो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है अंग्रेजों की राजा निर्माता की भूमिका। यहां पर अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में थे। जब चाहे किसी को भी नवाब बना देते थे, किसी को भी नवाब से हटा देते थे। अब जैसे ही कासिम को पद से हटाया तो कासिम तो बहुत अक्लमंद था, वो पहले ही सेना लेके पीछे हो गया था, और अंग्रेजों ने एक सेना की टुकड़ी भेजी कासिम के पीछे उसे मारने के लिए। कासिम जो है वो यहां से कहां पहुंचा, क्योंकि देखो ये सब कंडीशनें बनी जिन्होंने क्या कर दिया, बक्सर के युद्ध की पूरी प्लानिंग कर दी थी, पूरी व्यवस्था कर दी थी। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कासिम को खत्म करने के लिए एक सेना भेजी कि भाई इसको खत्म कर दो, इसको पकड़ लो। जब तक कासिम कहां पहुंच गया, कासिम पहुंच गया अवध के नवाब के पास। मतलब यहां पर क्या है, अवध का नवाब का इन्वॉल्वमेंट होता है। अवध का नवाब जो है, अवध का नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था, सुजाउद्दौला। अब ये सुजाउद्दौला यहां मिला, कौन आ गया इसके पास, मीर कासिम आ गया। मीर कासिम आया और एक और दुखिया बैठा हुआ था भाई, जो अंग्रेजों से पीड़ित था। उस दुखिया का नाम था क्या, मुगल सम्राट, जिसका नाम था क्या, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय। अब एक हो गया सुजाउद्दौला, एक हो गया मीर कासिम, और एक हो गया शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने अपना क्या बना लिया, त्रिगुट बना लिया। इन्होंने अपनी अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके इन्होंने बोला कि अब तो अंग्रेजों को मजा चखाना पड़ेगा, अंग्रेजों को समझाना पड़ेगा कि हम क्या हैं। तो वास्तव में इन तीनों ने अपनी सेना का गुट बनाया, कारण बन चुके थे। इस त्रिगुट की सेना अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थी, और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जो स्थान चुना गया वो चुना गया बक्सर, गंगा के किनारे का क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र रहा।
तो ये जगह चुनी गई, और ये जगह चुनी गई जहां पर बक्सर में युद्ध होना था। युद्ध की तारीख तय हुई 22 अक्टूबर 1764। अब 22 अक्टूबर 1764 को कहीं ना कहीं ये युद्ध की तारीख फिक्स हो गई, और इस दिन युद्ध करना कहीं ना कहीं संभाव्य हो गया, तय हो गया कि युद्ध होना है। अब युद्ध में कहीं ना कहीं सेना होनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगली हम बात करते हैं युद्ध की। यहां देखिए बक्सर के युद्ध के परिणाम की, ठीक है। तो कारण आप लोगों को पता चल गया, युद्ध आप लोगों को पता चल गया कैसे होना है, ठीक है। अब यहां ये देखना था कि बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व की हम लोगों को बात करनी है कि ये महत्व क्या हुआ, इसकी लड़ाई क्या हुआ। लेकिन हम यहां पर पहले रूपरेखा देख लेते हैं क्या थी कि 22 अक्टूबर 1764 को आए। एक तरफ थे कौन, त्रिगुट में आप लोगों को पता है कौन कौन थे, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो कौन रहे, अंग्रेज। जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, वो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और यहां पर बंगाल का गवर्नर हम देखें, बंगाल का गवर्नर हम देखें तो वो था वेंसीटाट। याद रखिएगा, वेंसीटाट जो था वो भारत में बंगाल का गवर्नर था। एक गवर्नर की व्यवस्था क्या थी, तो याद रखिएगा कि जब आपने प्लासी का युद्ध जीत लिया था, तो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने भारत में गवर्नर जैसी व्यवस्था चला दी थी। और प्लासी के बाद गवर्नर जैसी जो व्यवस्था चलाई थी, उसके तहत पहला गवर्नर जिसको बनाया गया था वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को पहला गवर्नर बनाया गया था, कहां का, बंगाल का। अब लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है, और कहीं ना कहीं यहां से गवर्नर जैसा एक सिस्टमेटिक सिस्टम भारत में शुरू हो जाता है। लेकिन यह देखिए कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, और उस समय गवर्नर कौन था, बंगाल का वेंसीटाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कैसे कि भाई बताइए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहां पर ये पूछेगा कि इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसीटाट था। और एक समय त्रिगुट है, त्रिगुट में कौन कौन थे, त्रिगुट में एक तरफ है शुजाउद्दौला, अभी बताया था मैंने, दूसरी तरफ है मीर कासिम जो नवाब के पद से हटाया गया और अंग्रेज की सेना इनके पीछे, तीसरा था कौन, शाह आलम टू। अब इन तीनों ने मिलकर त्रिगुट ये सामने आ गए, और अच्छा युद्ध हुआ। वास्तव में अगर हम बोले तो ये युद्ध था, और इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक भीषण संघर्ष देखने को मिला। संघर्ष के बाद ये जो त्रिगुट थी ये सेना हार गई, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जीत जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का ये पहला एक बड़ा युद्ध देखने को मिला, जिसमें अंग्रेजों ने नैतिकता का पालन किया, कोई चालाकी नहीं की, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं किया, और वास्तव में एक सैनिक शक्ति का प्रदर्शन जो अंग्रेजों ने यहां पर किया था। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के परिणाम की। तो क्लाइव व अंग्रेजी सेना का वीरता का परिचय, याद रखिएगा, क्लाइव कहीं ना कहीं भारत में आ चुका था, और क्लाइव ने पूरी व्यवस्था पहले ही कर ली थी। लेकिन यहां पर जो है वो किसकी, क्लाइव की जगह पर याद रखेंगे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक अच्छा व्यक्ति था, इसने अच्छा नेतृत्व प्रदान किया था। तो हेक्टर मुनरो की और अंग्रेजी सेना की वीरता का परिचय हुआ। मैंने पहले ही कहा है कि ये एक वास्तव में युद्ध था। अब ये वास्तव में युद्ध था, मतलब यहां पर पहली बार देखने को मिला कि अंग्रेजी सेना जो थी वो वीरता के साथ लड़ती है। अंग्रेजी सैनिकों ने क्या दिखाई, यहां पर वीरता दिखाई। यहां पर अंग्रेजों के शूरवीर होने की प्रदर्शन किया गया था कि आप लड़े हैं, लड़ने के बाद आपने कूटनीतिक आधार पर बिना किसी षड्यंत्र के युद्ध को जीता है। दूसरी बात इसका परिणाम था कि कंपनी को बंगाल का शासक बनाया। आपको सबको पता है कि जब प्लासी का युद्ध आपने जीता, तो प्लासी की जीत के साथ आपने बंगाल पे अपना प्रभुत्व कायम किया था, लेकिन आप शासक नहीं बने थे।
आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे, लेकिन आप शासक नहीं बन पाए थे। क्या हुआ कि प्लासी ने आपका प्रभुत्व कायम किया और बंगाल का शासक किसने बना दिया? बक्सर के युद्ध ने बना दिया। तो इस प्रकार अंग्रेज बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल के शासक के तौर पर स्थापित हो गए। बंगाल पर अब हर प्रकार का हुक्म इनका चलना था। तो ये व्यवस्था जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज हुई कि जो यहां पर मुगल शासक था, याद रखिएगा, मुगल शासक का नाम सभी को पता है, कौन था इस समय? शाह आलम टू। अब मुगल शासक शाह आलम टू जो था, उसके साथ एक संधि की गई थी बक्सर के युद्ध के बाद। वो संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और इस संधि के तहत शाह आलम टू जो था उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के आधार पर रख दिया गया। मतलब यहां से पेंशन याफ्ता हो जाता है शाह आलम टू किसका? अंग्रेजों का। और अंग्रेज पूरी तरीके से अब शासन चलाने वाले थे। तो ये परिणाम दिखता है हम लोगों को, राजनीतिक परिणाम। ये तो सैनिक परिणाम था ना, लेकिन ये एक राजनीतिक परिणाम था किसका? बक्सर के युद्ध का, कि यहां पर शाह आलम टू पेंशन याफ्ता हो जाता है और कहीं ना कहीं 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पाकर इलाहाबाद की संधि के तहत उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, साइड कर दिया जाता है। यहां पर अवध पर भी प्रभाव की बात करते हैं। जब अवध पर प्रभाव की बात करते हैं तो याद रखना कि अवध जो है वहां पर शुजाउद्दौला था। अब अवध का नवाब कहीं ना कहीं इस समय एक शक्तिशाली व्यवस्था के तौर पर देखा जाता था। तो इसके साथ क्या किया? 16 अगस्त 1765 को इसके साथ भी क्या की गई? इलाहाबाद की संधि की गई थी उस समय। और इस संधि के माध्यम से कहीं ना कहीं इससे हर्जाना वसूला गया। कितना वसूल हो गया हर्जाना? 50 लाख रुपए वार्षिक। और कहीं ना कहीं इसके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब अवध एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत हुआ करता था और ये महत्वपूर्ण प्रांत जो था वो पश्चिम की तरफ था। और इसके माध्यम से यहां पर ताकत स्थापित होने के बाद अंग्रेजों का पश्चिम की तरफ साम्राज्य विस्तार का काम भी आसान हो गया था। फिर हम बात करें नवाब की सेना सीमित कर देना। जो नवाब था बंगाल का, उसकी सेना भी सीमित कर दी गई और यहां पर क्या किया गया? एक ब्रिटिश रेजिमेंट रख दी गई। याद करो, कासिम जो था उसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया और फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर सेना तैयार कर रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा आगे ऐसा कोई नवाब ऐसी व्यवस्था ना कर ले और हम संकट में ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने उसकी सेना सीमित करके वहां एक ब्रिटिश सेना रख दी। अब वहां पर जो काम करने वाले को ब्रिटिश सेना होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो द्रोह होना था, विद्रोह होना था या बोल सकते हैं षड्यंत्र होना था, उसकी संभावना खत्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था यहां पर दिखाई पड़ती है। मीर जाफर से युद्ध की क्षतिपूर्ति ली। याद रखिएगा, जो मीर जाफर था उसको पुनः नवाब बनाया गया। अब मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया और मीर कासिम इसी का दामाद था। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में चल के युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस नुकसान की पूर्ति भी किससे करवाई गई? मीर जाफर से करवाई गई। और मीर जाफर ने क्या किया कि बंगाल से वसूले गए राजस्व से ही इस समय क्षतिपूर्ति की थी। किसकी? युद्ध में हुए नुकसान की। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें बक्सर के युद्ध के बहुत ही दूरगामी और महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया, भारतीय इतिहास की दिशा को बदलने का काम किया। अब बात करते हैं उन इतिहासकारों की जो कहते हैं कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक्चुअल में क्या हुआ? प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया था, ठीक है, और शासक बनाने का काम किसने किया? बक्सर के युद्ध ने। तो बक्सर से आप बने शासक और यहां से आपका हुआ था क्या? प्रभुत्व। क्लियर? तो प्लासी से प्रभुत्व, बक्सर से शासक। प्लासी का युद्ध जो था वो एक युद्ध मात्र था, कुछ घंटों में परिणाम निकला था। क्लियर? लेकिन बक्सर का युद्ध जो था वो वास्तव में युद्ध था। यहां पर कुछ समय तक व्यवस्था चलती है, लड़ाई होती है। यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था? षड्यंत्र किया था, यहां पर चालाकी की थी, यहां पर आपको धोखा दिखता है, परंतु यहां पर आपको दिखता है ब्रिटिश सेना की वीरता, यहां पर दिखती है उनकी कूटनीति, यहां पर दिखता है उनका युद्ध कौशल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि यहां पर बिना किसी
चालाकी के उन्होंने युद्ध जीता और एक सफल परिणाम की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन इस युद्ध ने क्या किया, उस निर्णय पर मुहर लगा दी। अंग्रेजों की कानूनी और नैतिकतापूर्ण विजय ने प्लासी के युद्ध के उस निर्णय पर मुहर लगा दी जो कहता था कि भारत में कौन शासन करेगा या कौन शासन नहीं करेगा। प्लासी के युद्ध ने कहा था कि भारत पर अब भारतीयों का शासन नहीं रहेगा, और इस पर मुहर किसने लगा दी, बक्सर के युद्ध ने लगा दी थी, और भारत के सामने एक लंबा गुलामी का दौर जो था वो प्रारंभ हो गया था। क्लियर दोस्तों, तो ये बक्सर का युद्ध था जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया। आगे हम चर्चा करेंगे भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की, स्थायी बंदोबस्त की और महलवाड़ी व्यवस्थाओं की। तो अब आपने अधिकार तो कर लिया है, अब भारत में आप क्या करेंगे, अपने साम्राज्य विस्तार के साथ आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करेंगे, एक नई प्रकार के राजस्व सिस्टम को लाने की कोशिश करेंगे जिसका उद्देश्य मूलतः शोषण ही था, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को ऐंठना था भारतीयों से। तो अगले लेक्चर में उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।